हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए आज हम लोग मानव समाज के कॉलोनी की बात करते हैं। अर्थात आप सभी को पता है कि मानव जो होता है वह हमेशा समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है और कुछ लोग एकांत में भी रहना पसंद करते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी के तहत सीडीपी के तहत सीटेट लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, अब आपके मन में एक चीज आना शुरू हो गया होगा कि समाजीकरण है तो क्या है। लेकिन मैं आपको तोड़ के बता दूं, समाजीकरण जो है इसकी उत्पत्ति कहां से आई है? समाज से होती है। समाज, और समाज कहां से आता है? तो आप सभी को पता है, परिवार। और परिवार कहां से आते हैं? तो हमारे माता पिता, यही है सबका जड़, माता और पिता। और माता पिता भी कहां? तो इसके लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो आरएनए और डीएनए। और आपको एक और बात बता दूं, जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो टोटल 46 और जोड़े में देखा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। और यही माता के जीन के माध्यम से बच्चे में प्रवेश करते हैं और यही से हमारी दुनिया की शुरुआत होती है। तो करें शुरुआत। तो आइए, समाजीकरण क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन सबको जानने का वक्त दिया जाता है। तो सिंपल, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो समाज के परंपरा, मान्यता, आदर्श, मूल्य, नैतिक संस्कृति का क्या करता है? पालन करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाजीकरण। यानी अगर हम आपके सामने पेश करूं इसका जवाब, तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो समाज के माध्यम से बच्चा सीखता है। समाज जिस प्रकार का होगा, बच्चे का समाजीकरण उसी प्रकार का होगा। नहीं, कहने का अर्थ है कि अगर समाज का वातावरण दूषित होगा तो उस समाज के बच्चे भी क्या हो जाएंगे? दूषित। अगर होनहार विद्वान होंगे तो बच्चे भी कैसे होंगे? होनहार विद्वान। यानी समाजीकरण के लिए सबसे बड़ा जो महत्व रखता है आसपास का माहौल, वातावरण। और समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पहले कि जन्म के बाद? तो जन्म के बाद शुरू होते। बच्चा समाज में आएगा तभी तो समाजीकरण होगा ना। बच्चे जब मां के घर में 280 दिन, 9 महीने, 10 दिन या 40 सप्ताह रहता है, तो वहां पे कौन सी समाजीकरण है? वहां पे तो कोई समाजीकरण नहीं है, ना कोई लोग है। तो जैसे ही जन्म होता है, बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और पहला इंटरेक्शन जो होता है उसका उसके माता पिता से होता है। और उसके पहली जो शिक्षिका होती है, शिक्षक जो होती है वह माँ होती है। चूंकि अधिकांश समय बच्चे का कहाँ पे गुजरता है? माँ के पास गुजरता है। तो अगर चाहते हो कि बच्चे का समाजीकरण अच्छे ढंग से हो, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे का लालन पालन पोषण जो है एक अच्छे वातावरण में करें। और माता पिता को सारे कार्य करना चाहिए जो अपने बच्चों से करवाना चाहता है। अगर बच्चे को डॉक्टर बनवाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम डॉक्टर बनने की कोशिश करो और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को अपने बच्चों से मत करवाइए। नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा? वह एक विद्रोही हो जाएगा। एक कह सकते हैं कि मन में बहुत सारे क्लेश को उत्पन्न कर लेगा। तो चाहते हैं कि आपके बच्चे का समाजीकरण शुरुआत किया जाए, तो पहला शुरुआत होगा परिवार से, माता पिता से। तो माता पिता जब भी रहे एक साथ, तो हमेशा कोशिश करें कि आदर्श रूप में रहे और कभी भी ना झूठ बोले और ना किसी को ठगने और चोरी करने का खुद व्यवहार में लाए। क्योंकि बच्चा आप ही से सीखेगा। आप जिस प्रकार के रवैयों को अपनाइएगा वही बच्चा भी करेगा। तो कल हो करेगा मत कहिएगा कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। नहीं, तो सुधारना चाहते हो तो चलिए समाजीकरण की दुनिया में। तो पहले लिखते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज की परंपराओं, मान्यताओं,
या इसी को हम लोग कहते हैं रीति रिवाजों, रीति रिवाजों, मूल्यों, नैतिकता और नैतिकता, आदर्शों के अनुसार, आदर्शों के अनुसार बनता है इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। तो शुरुआत तो हो गई समाजीकरण की, और समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार जो होता है अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया मतलब एक दूसरे से सम्मिलित, अंतर्निहित होकर ही वह क्या करता है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। अब सवाल उठता है कि आखिर समाजीकरण के कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन ऐसे कारक है जो हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आगे देखते हैं समाजीकरण के कारक, फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के कारक, फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो कौन कौन कारक है, तो इसके जो कारक है, सबसे पहला पालन पोषण। बच्चे को जिस प्रकार से पालन पोषण किया जाएगा उसी प्रकार का उसका क्या होगा, समाजीकरण का विकास होगा। पालन पोषण ही गंदे वातावरण में होगा, और गंदा वातावरण है तो बच्चे का भी समाजीकरण गंदा ही होगा। सहकारिता, यह क्या है, सहकारिता यानी कोऑपरेशन, सहयोग की भावना के माध्यम से, अनुकरण इमिटेशन के माध्यम से बच्चा दूसरे से नकल करके, अनुकरण करके, इमिटेट करके सीखता है। उसके बाद सामाजिक शिक्षण, किस प्रकार से वह समाज में सीखा है, और पुरस्कार और दंड, ये सारा चीज जो है वह हमारे समाजीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। और सबसे बड़ा कारक तो कह सकते हो हमारा वातावरण भी इसको प्रभावित करता है, नहीं? तो ये सारा चीज जो है वह हमारे समाजीकरण के क्या है, कारक है। समझ रहे ना बात को? लेकिन क्या जो हमारा समाजीकरण होता है उसमें कुछ तो ऐसे कारक होंगे जो इसको बाधा का भी काम करता होगा, रुकावट भी डालता होगा। लेकिन उसको जानने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ध्यान दो। चलिए अगला है समाजीकरण के बाधक तत्व। देखिए अब है कौन सा ऐसा तत्व है या कारक है जो समाजीकरण में बाधक है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया में रुकावट डालता है। तो समाजीकरण में बाधक तत्व यानी फैक्टर्स रेसिस्टिंग सोशलाइजेशन, यही ना आपका। तो ये देखिए कौन कौन से ऐसे तत्व है
जो सोशलाइजेशन में क्या होते हैं, बाधक होते हैं, जो रुकावट डालते हैं। अच्छा बताइए आप लोग कि कौन कौन ऐसी चीज है जो हमारे सामाजिकरण में बाधक बनते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है आपकी पारिवारिक समस्याएं। नहीं, अगर परिवार में समस्याएं हैं तो क्या बच्चे का सामाजिकरण का विकास हो पाएगा? क्योंकि बच्चा हमेशा कुंठित रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, क्योंकि घर में ही उलझन है, तो इससे सामाजिकरण का विकास नहीं होगा। दूसरी बात होती है शिक्षा की कमी। सबसे बड़ा जड़ है, सबका जड़ कौन है? शिक्षा की कमी। क्योंकि शिक्षा की कमी जो होता है वह पुरानी मान्यताओं के अनुसार ही चलते रहता है, वह सही गलत के बीच अंतर को नहीं कर पाता है। आत्मविश्वास का अभाव, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाए तो भी आपका सामाजिक विकास क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। और निर्धनता, गरीबी भी आपके सामाजिकरण में क्या होती है? एक बाधक के रूप में उत्पन्न करती है। तो ये था आपका सामाजिकरण के बाधक तत्व। अब सवाल आता है कि सामाजिकरण जो आप बच्चे का अच्छा सामाजिकरण समझ में आ रहा है ना? सामाजिकरण कहने का अर्थ क्या है कि समाज के बनाए गए रीति रिवाजों नियमों के अनुसार क्या करना? चलना, अपने आप को उसके अनुकूल बना लेना। तो अब हमारे शिक्षक भी तो इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बच्चे का अधिकांश समय 6 साल के बाद से कहां गुजरता है? स्कूल में। और विद्यालय में अगर शिक्षक ही सामाजिक प्राणी नहीं होगा तो क्या बच्चा सामाजिक प्राणी बचे? एक गलत शिक्षक हमेशा बच्चे को क्या बना सकता है? गुमराह कर सकता है। तो उसके लिए शिक्षक को आदर्श रूप में रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, रूढ़िबद्धता को नहीं अपनाना चाहिए। नहीं तो सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या है? सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका पर थोड़ा सा बात करिए। नहीं, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन। तो देखिए क्या रोल है। तो सबसे पहला जो इसका रोल है कि जो हमारे अभिभावक हैं और कौन? शिक्षक, दोनों का आपस में क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। नहीं, जो सामाजिक आदर्श है उसका क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। सामूहिक कार्य को, क्योंकि बच्चा जब सामूहिक कार्य करेगा तो बच्चे को के अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, विचारों का आदान प्रदान होने से संस्कृति का आदान प्रदान, रहन सहन, सारा चीज का प्रोत्साहन मिलेगा। तो सामाजिकरण में शिक्षक का जबरदस्त रोल होता है। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, कुछ टीचर होते हैं जो रूढ़िवादिता अपनाते हैं। नहीं, कुछ बच्चे को ज्यादा हेल्प कर देते हैं, मार्क्स दे देते हैं। तो इससे भी क्या होती है? आपकी जो सामाजिकरण की भावना है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना रखिए। जो सही है वही सही होना चाहिए। जिसने मेहनत किया है उसी को उसका फल मिलना चाहिए। यहाँ पे रूढ़िवादिता, मिथ्या, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। सबको एक समान रूप से देखा जाना चाहिए।
और व्यक्तिगत भिन्नता को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक समान बिल्कुल नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समाजीकरण के प्रकार की बात करें। अब समाज जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दो। समाजीकरण के प्रकार यानी जो मनुष्य में, बच्चे में जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वह कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, मुख्यतः दो प्रकार की सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। पहला, जिसको बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक, या इसी का नाम है मुख्य समाजीकरण, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। कोई दिक्कत? प्राइमरी सोशलाइजेशन है क्या पहले जान ले, तब सेकेंडरी की बात करेंगे। गौण समाजीकरण। देखिए, प्राथमिक समाजीकरण का मतलब होता है आपका परिवार। जिस ऑप्शन में परिवार दे दे, समझ जाए वो क्या है? प्राथमिक समाजीकरण। बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत चुकी होती है परिवार से, तो प्राथमिक कौन आ जाएगा? परिवार। और परिवार में भी कहां से? माता पिता से। माता पिता में भी कहां से? मां से। तो प्रथम शिक्षक जो होगी वह कौन होगी? यानी मां से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। पिता भटक सकता है, मां नहीं भटक सकती। नहीं, भले ही दो चार शब्द कह दे लेकिन फिर बउआ सोना हो जाता है। नहीं, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे दुश्मनी अर्जे, मां से न अर्जे। नहीं, तो दूसरा, ये दूसरा होता है जिसको बोलते हैं गौण या द्वितीयक समाजीकरण। अब ये जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए, द्वितीयक समाजीकरण क्या है? तो प्राथमिक यानी परिवार को छोड़कर सारा जो है वह सब किस में आता है? द्वितीयक समाजीकरण। यानी परिवार को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा कौन आएगा? द्वितीयक। और द्वितीयक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिस ऑप्शन में स्कूल या जिसको आप कहते हैं विद्यालय रहे वही आपका द्वितीयक होगा। जिसमें परिवार रहेगा प्राथमिक होगा, और जिसमें स्कूल रहेगा वह द्वितीयक होगा। यानी परिवार को छोड़कर सारा का सारा द्वितीयक होगा। ठीक है। तीसरा होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये क्या समझिए? इसको बोलते हैं प्रत्याशात्मक समाजीकरण, एंटीसिपेटरी। सोशलाइजेशन। एंटीसिपेट मतलब समझ रहे हो? भाग लेगा। मान लीजिए कि अगर बच्चा दूसरे समूह में शामिल होना चाहता है तो क्या करेगा? वह अपने आप को उसके अनुरूप ढालेगा, उस समूह के जैसा विचार को बनाएगा, उस समूह के वातावरण जैसा अपने आप को करेगा। नहीं, तो एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि आप सामने वाले ग्रुप के अनुसार अपने आप में क्या कर ले? बदलाव कर ले। तो वही कहलाता है आपका प्रत्याशात्मक या एंटीसिपेटरी।
शिपेटरी, नहीं। उसके बाद एक होता है, अगर हम फोर्थ की बात करें तो उसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा देर वेट करिएगा। तीसरा आता है विकासात्मक सोशलाइजेशन, विकासात्मक सामाजिकरण। विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। और पांचवा और लास्ट है जिसका नाम है रीसोशलाइजेशन, वैश्वीकरण। रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन समझ रहे हैं? एक बार तो समाजीकरण हो गया था, लेकिन फिर से होगा उसका समाजीकरण। नहीं, जैसे आप जिस माहौल में रह रहे थे, आप उसके अनुसार ढल चुके थे, उसके वातावरण के अनुसार ढल चुके थे, लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि आपका आर्मी में या पुलिस विभाग में या किसी और में आपका बहाली हो गया, तो वहां का तो वातावरण बिल्कुल चेंज होगा। तो आप जब उसके अनुसार अपने आप में पूरा बदलाव लाते हैं, जब पिछले समाजीकरण को भूल जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? रीसोशलाइजेशन। नहीं, जैसे एक लड़की जब विदा होती है तो अपने घर को छोड़ के जाती है, तो वहां पर जब जाती है तो वहां का सब कुछ बदल जाता है, रहन सहन, बोल व्यवहार। नहीं, तो जो लड़की अपने आप को उसके अनुरूप बनाती है, नहीं, अपने समाज को छोड़कर उसके अनुसार बदल जाती है, वही क्या कहलाता है? रीसोशलाइजेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के कारक। यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे ऊपर या हमारे अंदर एक प्रभाव को डालता है या प्रभाव छोड़ता है। तो समाजीकरण का कारक जो है, यानी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट ऑफ सोशलाई, देखिए सोशलाइजेशन में एस लिखे या जेड लिखे, कोई बात नहीं है, ये फर्क है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का। ब्रिटिश इंग्लिश में एस चलता है, अमेरिकन इंग्लिश में जेड चलता है। तो गौर कीजिएगा कौन कौन से ऐसे कारक है जो हमारे समाजीकरण, जो हमारे अंदर एक प्रभाव डालते हैं। तो वो जो कारक है, जो एजेंट्स है, वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आती है हमारी परिवार, यानी हमारी फैमिली। फैमिली से क्या होता है? तो फैमिली से हम लोग भाषा को अधिग्रहण करते हैं, नहीं, उसके बाद नियम को सीखते हैं, मूल्यों को सीखते हैं, उसके बाद व्यवहार को सीखते हैं। यह सब कहाँ से आता है? परिवार से। तो ये हमारे ऊपर एक प्रभाव डालता है। नहीं, दूसरा आता है पियर्स, जिसको आप बोलते हैं समवयस्क, समवयस्क, समवयस्क ना बोलते हैं, या इसी को एक और नाम है, क्या होता है? हम उम्र, जिसको आप बोलते हैं, नहीं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पियर्स। हम उम्र क्या? आपके ही उम्र के जो साथी होते हैं, हम उम्र होते हैं, समवयस्क होते हैं, उससे हम क्या समझते हैं? तो उस वह हमारे क्रियात्मक ट्रेंड, प्रचलन या चलन को क्या करता है? हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हम सीखते हैं उससे। उसके बाद जो हमारा स्कूल्स है, हमारा जो विद्यालय है, वह भी काफी प्रभाव डालता है। इससे हम लोग क्या सीखते हैं? अनुशासन में रहना सीखते हैं। उसके बाद हमारे ऊपर विकास, सामाजिक अंतःक्रिया,
तो ये सारा जो होता है वह कहाँ से होता है? विद्यालय से होता है? नहीं। उसके बाद सबसे अहम जो आजकल भूमिका निभा रही है वह है हमारी मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, बहुत सारे जो चीज़ है वह सब मीडिया है, हमारा न्यूज़पेपर। तो यह भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, चाहे मनी का बात हो, रुपया पैसे की बात हो, चाहे नियम कानून की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो। ये सब कहाँ से आती है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती है। नहीं, और एक होता है आपका धर्म। जो आपका धर्म होता है वह भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है, क्योंकि इससे आप मूल्यों को, प्रेम को, यानी लगाव को, नहीं, दूसरों से लगाव को, जीवन का अर्थ, ये सब हम लोग को कहाँ से सीखने को मिलता है? धर्म के माध्यम से। तो ये सारा जो है कारक हमारे समाजीकरण को हमारे ऊपर या हमारे अंदर प्रभाव डालता है। चलिए देखिए, तो आइए समाजीकरण की विशेषताएं देखिए। समाजीकरण की विशेषताएं, तो आइए आप समाजीकरण की विशेषताएं देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए समाजीकरण की विशेषताएं। अच्छा आप ही बताइए, जब समाजीकरण यानी जो समाज से प्राप्त होते हैं, तो समाजीकरण होता क्या है, इसकी विशेषता बताइएगा। तो हम विशेषता की बात करें तो जो बच्चा होता है वह समाजीकरण के द्वारा एक जैविकीय प्राणी समझते हैं। जैविकीय का मतलब जो आपको माता पिता से मिला, जन्मजात गुण मिला नहीं, तो जैविकीय प्राणी से कौन सा प्राणी बन जाता है? सामाजिक प्राणी बन जाता है। नहीं बन जाता है। आप जो एक जीव थे, आप माता पिता से गुण लेकर आए थे, वह समाजीकरण के माध्यम से आप क्या बन जाते हैं? एक सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। मतलब अरस्तु कहते भी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बाय बर्थ, जन्मजात हर मनुष्य क्या होता है? एक सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी। लेकिन जब समाज में आता है उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, उसका विरोध होता है, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो वह क्या बन जाता है? असामाजिक। सताया जाता है, दबाया जाता है, उसके उचित मूल्यों का आदर नहीं किया जाता, तो एक बन जाता है असामाजिक। बाय बर्थ मनुष्य होता है सामाजिक ही होता है। असामाजिक अगर है तो या तो गॉड है, या विष्ट है, या घोष्ट है, या तो देव है, नहीं तो दानव होता है। तो याद रखिएगा, जन्म से कोई भी न तो सामाजिक होता है न असम। अच्छा, जन्म से पहले कोई बच्चा सामाजिक और असामाजिक होता है? नहीं होता है। सब वह कहां से सीखता है? तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक मूल्य, आदर्श और प्रतिमानों को क्या करता है? सीखता है दोनों प्रकार से। और समाजीकरण याद रखिएगा, समाजीकरण औपचारिक एवं, समाजीकरण जो होता है औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। दोनों प्रकार से होता है। नहीं, उसके बाद समझिएगा,
जो समाजीकरण होती है यह क्या करती है? अनुशासन का विकास करती है, अनुशासन का विकास करती है तथा आत्मनियंत्रण सीखने में सहायक है, सीखने में सहायक है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, यानी समाजीकरण सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समझ रहे बात को? समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सतत, लगातार, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो होती है समाजीकरण की, यह जन्म से लेकर कब तक चलती है? मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अनुकूलन करना सीखता है, अनुकूलन करना सीखता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति जीवित रहती है और समाज अपनी निरंतरता को क्या करके रखती है? बनाए रखता है। और देखिए, जब विभिन्न प्रकार के जो अभिकरण होते हैं तो उसके बीच आम सहमति जब होती है तो समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है? तीव्र। आम सहमति रहेगा तो समाजीकरण तीव्र गति से होगा, विरोध होगा तो वह धीमे गति से, और कभी कभी तो उल्टा ही होना शुरू हो जाएगा। तो ये था समाजीकरण की विशेषताएं। यानी बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा परिवेश प्रदान करे तो वह संभव है समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से ही। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो एक बार फिर से आपका समाजीकरण के सिद्धांत में स्वागत है। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करें समाजीकरण का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, समाजीकरण के सिद्धांत। वैसे तो समाज में अगर रहना है तो उसके सिद्धांत को भी आपको जानना पड़ेगा। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को पेश किया। तो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया कूले ने दिया, उन्होंने दिया था स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण का सिद्धांत ध्यान रखिएगा, ये कूले महोदय ने पेश किए थे स्वदर्पण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतरक्रियाओं पर आधारित होता है। याद रखिएगा, इनके अनुसार
जो सामाजिकरण होता है वह कैसे होता है? सामाजिक अंतर क्रियाओं पर आधारित होता है। अंतर क्रियाओं पर आधारित होता है। देखिए, कूले महोदय जो है, एक कूले के सामाजिकरण के समूह में परिवार, आसपास का वातावरण, समूह, मानव विकास को विकसित करने में प्रथम पाठशाला है। यानी इनके सामाजिकरण के जो समूह है उसमें परिवार, आसपास का वातावरण, समूह, मानव विकास को विकसित करने में प्रथम पाठशाला माना जाता है। दूसरा जो सिद्धांत दिया मीड महोदय ने, यह सिद्धांत दिया मैं और मुझे का सिद्धांत। मैं और मुझे का सिद्धांत जो दिए थे वो थे मीड महोदय। मीड महोदय इस सिद्धांत को दिए। मीड महोदय के अनुसार सामाजिकरण के बारे में उन्होंने बताया कि हम समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और मैं की भावना उसमें क्या हो जाती है? विकसित होती है। इसके बाद समाज में आने पर मुझे की भावना विकसित होती है। यानी हम समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और मैं की भावना विकसित होती है। इसके बाद समाज में आने पर मुझे की भावना विकसित होती है। यानी हम समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं तो मैं की भावना आ जाती है, और इसके बाद समाज में जब आता है, इसके बाद समाज में आने पर मुझे की भावना विकसित होती है। और तीसरा महान दार्शनिक दुर्खिम ने क्या बताया इसके बारे में समझिए। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो दिए थे वह कौन दिए थे? महान दार्शनिक दुर्खिम। महान दार्शनिक दुर्खिम ये बताते हैं कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील
अवस्था में होती है। जिसका बालक जन्म से ही अनुकरण करता है, जन्म से ही अनुकरण करता है। तो यह है आपका सामाजिकरण के सिद्धांत। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग बातें करेंगे सामाजिकरण की अवस्थाएं पर। अब देखिएगा, जब आप समाज में रहते हैं तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में तो आप इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, लेकिन इसकी भी क्या होती है, अवस्थाएं होती। किस अवस्था में आप किस प्रकार के सामाजिकरण बदलाव करेंगे, उससे हम लोग सबसे पहले रूबरू होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शैशवावस्था के बारे में। आखिर शैशवा अवस्था में बच्चे किस प्रकार के परिवर्तनों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले इस अवस्था में बच्चा किस पर निर्भर रहता है, तो इस अवस्था में बालक जो होते हैं माता पिता पर निर्भर रहता है। हर काम के लिए माता पिता से सहयोग की जरूरत होती है, क्योंकि जन्म से 2 साल की अवस्था है, ये इन्फेंसी स्टेज है। तो बच्चा तो अभी चलना भी नहीं सीखा है। नहीं, दूसरा देखिए, जब बच्चा प्रथम वर्ष में प्रवेश करता है तो प्रथम वर्ष तक बच्चा जो होते हैं शर्मीलापन के भाव दिखते हैं। शर्मीलापन के भाव दिखते हैं तथा वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। उसके बाद चूंकि जन्म से 2 साल की अवस्था है तो उसमें क्या होता है, अनुकरण की प्रकृति के आधार पर बच्चा तो अभी सेंस के माध्यम से सीखता है। सेंसेज आर टीचर होते हैं शैशवावस्था में। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर नहीं, भाषा तथा व्यवहार का विकास होता है। ये था आपका पहली अवस्था। अब दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था कौन आएगी, बाल्यावस्था, जिसको हरलॉक ने 2 भागों में बांटा, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति तथा नाराज होने की प्रवृत्ति तथा आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। माता पिता के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति होती है और सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का भी क्या हो जाता है, विकास कर जाता है। कौन में, पूर्व बाल्या अवस्था में। और बच्चा इसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो आइए पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था तो बच्चों में
आक्रामकता की प्रवृत्ति तथा नाराज होने की प्रवृत्ति तथा आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसके बाद इसमें एक और चीज आता है, माता पिता के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। उसके बाद इसमें सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हो जाता है। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो अन्य लोगों के विचारों और सुझावों को स्वीकार करने लगता है, प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, सहानुभूति की भावना का विकास होता है, पक्षपात और भेदभाव की प्रवृत्ति का क्या हो जाता है, विकास, और दायित्व और जवाबदेही का भी क्या हो जाता है, विकास कर लेता है। तो अब हम लोग बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ये अगर हम 2.1 कर दे, 2.2 कर दे, क्योंकि इसको दो भाग में बांटा गया। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या आ जाएगा, अन्य लोगों के विचारों और सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति हो जाती है। स्वीकार करने की प्रवृत्ति हो जाती है। प्रतियोगिता की भावना का भी विकास हो जाता है। प्रतियोगिता की भावना का भी विकास हो जाता है। उसके बाद सहानुभूति की भावना का भी विकास हो जाता है। और पक्षपात और भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास, और लास्ट में इसका दायित्व और जवाबदेही का भी विकास हो जाता है। तो ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं कहिए या गुण कहिए। अब बात करते हैं किशोरावस्था की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि स्टेनले हॉल जो है वो कहा करते हैं कि एडोलसेंस जो होता है, किशोरावस्था जो होती है, स्ट्रेस
एंड स्टॉर्म का स्टेज कहा जाता है तनाव और तूफान की, आंधी और तूफान की अवस्था है। यह सामाजिकरण की सबसे जटिल अवस्था माना जाता है। इसमें मित्रों और समूहों के साथ समायोजन करना, साथ में विश्वास मजबूत होना, समलिंगी आकर्षण का भाव नहीं और सामाजिक सूझबूझ का विकास होता है। और जोजेब जो है वो कहते हैं कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके और जिसे खुलकर मन की बातें बता सके। चलो बच्चे लोग, ये सब दुनिया जो है बहुत अच्छी है, किशोरावस्था में आ गए हम लोग। तो देखिएगा तीसरी जो अवस्था है जिसका नाम है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। सबसे पहले आपने जाना कि ये आंधी और तूफान की अवस्था है। स्टैनले हॉल के अनुसार कहता है कि किशोरावस्था जो है क्या है, यह समाजीकरण की जटिल अवस्था भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मित्रों और समूहों के साथ समायोजन करता है और साथ में विश्वास मजबूत होना। इसमें समलिंगी आकर्षण का भाव पाया जाता है। सामाजिक सूझबूझ का विकास होता है। सामाजिक सूझबूझ का विकास होता है और इसमें अधिकांश जो किशोर होते हैं ऐसे लोगों को मित्र बनाते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके और जिससे खुले मन की बात की जा सके। आए हो समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता देखें, ध्यान दो। समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता पहला होता है आइए देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता कौन है, एजेंट कौन होती है? तो सबसे पहला अगर हम कहते हैं तो अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका यानी देखिए समाजीकरण, अगर आप समाजीकरण चाहते हैं तो अध्यापक की भूमिका का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद परिवार की भूमिका होनी चाहिए। तीसरा मित्र समूहों की भूमिका होनी चाहिए। यानी ये सारा जो है ये सब क्या कर रहे हैं, सब का सब समाजीकरण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी बढ़ाता है और खेल की भी भूमिका होती है। और समाजीकरण की प्रक्रिया देखा जाए तो एजेंट्स, तो ये सारे चीज शामिल होते हैं। तो आज की सेवा यहीं तक।
फिर लेकर आता हूं एक और वीडियो। तो आज हम लोगों ने पूरा सामाजिकरण की प्रक्रिया को देखा। नहीं, आपने देखा कि कैसे बच्चे समाज में रहते हैं, कैसे समाज के मूल्य को, रीति को, रिवाज को सीखते हैं और किस प्रकार से समाज में बढ़ते हैं और उसके अनुरूप बनने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक बार फिर से, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करके। ओके, तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।